हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अध्याय 4 और अध्याय का नाम होगा कृषि। इससे पहले हम लोग अध्याय 3 को पढ़ चुके हैं और उस पर हम लोग मानचित्र का कार्य भी कर चुके हैं। ये अध्याय आपका 4 होगा। देखिए, इस पर इस लेसन को शुरुआत करने से पहले हम 2 बातें कहेंगे। नंबर 1 कि इस लेसन के अंतर्गत भी मानचित्र का कार्य होगा। कुछ फसलों की बात करें, अगर चावल की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे गन्ना की बात करें, चाहे जूट की बात करें, चाहे रबर की बात करें, चाहे चाय की बात करें, चाहे कॉफ़ी की बात करें, इन सब चीज़ों को मैप पर लोकेट करने के लिए एक फसल को पूछता है। यानी कि इन सभी फसलों में से केवल एक फसल पर पूछता है और कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत इससे क्वेश्चन कर देता है। नंबर 2 की बात करें तो सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और सभी लोग कृषि के विषय में जानते हैं। तो कुछ कृषि के जो पैटर्न हैं वह पैटर्न को जानते हैं तथा कुछ चीज़ें जो 9th क्लास में देखा गया उसके अंतर्गत भी आप लोग जानते हैं। इसीलिए इस लेसन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोगों को केवल और केवल ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद उस पर अपना माइंड को अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा जो अपने समाज में, अपने आसपास, अपने पर्यावरण में क्या हो रहा है, किस प्रकार से खेती हो रही है, उसके विषय में अगर दिमाग लगाते हैं तो यह लेसन आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर इसके अंतर्गत सामान्य बातों की बात करें, सामान्य जिससे बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नंबर 1 रक्तहीन क्रांति। ये इंग्लैंड वाली रक्तहीन क्रांति नहीं है। इंग्लैंड वाली रक्तहीन क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन ये रक्तहीन क्रांति किसको कहा जाता है? तो विनोबा भावे के द्वारा 2 आंदोलन चलाया गया। भूदान आंदोलन व ग्राम्य दान आंदोलन, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर दूसरी की बात करें तो कुछ इसी तरह से सामान्य जो चीज़ें हैं उसके विषय में जो पूछा जाने की संभावना है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर पटसन की खेती की बात करें तो सुनहले रेशम किसको कहा जाता है? तो पटसन को कहा जाता है और पटसन को ही जूट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जूट भी कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है तथा एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेशम के कीट को किस पौधे पर पाला जाता है? तो शहतूत, यानी कि रेशम के कीट को शहतूत, जिसको किताब में मलबरी लिखा है, मलबरी के पेड़ पर पाला जाता है। मलबरी के पेड़ पर पाला जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें से 1-2 क्वेश्चन और बनता है, तो वो तो बाद में भी चर्चा उसको किया जा सकता है। ये बीच में जो हमने उठाया इसलिए उठाया क्योंकि इस पर चर्चा शायद बीच में लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, चाहे हम लोग पूरा लेसन को टॉपिक वाइज हम लोग जब डिस्कशन करना प्रारंभ करेंगे तो इन सब चीज़ों की चर्चा लगभग ना के बराबर होगी। अगर उसी तरह से कहें तो ये दलहनी फसलों को, यानी इससे की भी क्वेश्चन एक पूछ चुका है कि फलीदार फसल कौन सी होती है? तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको फलीदार फसल के अंतर्गत रखा जाता है।
नंबर 3 की अगर बात करें तो फल तथा सब्जी के उत्पादन में, फल तथा सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। इसी तरह से अगर हम बात करें फल और सब्जी के उत्पादन के बाद दलहन के उत्पादन में, यानी कि दलहन, जो दलहनी फसलों की बात हो रही थी, तो दलहन के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान। जटरोफा और जोजोफा, जटरोफा यही नाम है, जटरोफा तथा जोजोबा, ये बायोडीजल गैस है, बायोडीजल फसल है। इन दोनों फसलों से क्या किया जाता है? डीजल प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे बायोडीजल फसल के नाम से जाना जाता है। इससे भी एक बार बहुविकल्पी के प्रश्न पूछ चुका है। इसके अतिरिक्त दो चीजों पर और चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसको हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हरित क्रांति, हरित क्रांति कब लाया गया था? तो 1960 और 70 के दशक में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो गहन कृषि को प्रोत्साहित करना। यह एक पैकेजिंग सिस्टम योजना थी, पैकेजिंग प्रणाली योजना थी, और इसका उद्देश्य था गहन कृषि को प्रोत्साहित करना, गहन जीविका निर्वाह कृषि को प्रोत्साहित करना। यद्यपि यह बीच में आ जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सोचे कि सामान्य की बात कर ही हैं, तो उसके अंतर्गत हरित क्रांति के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि हरित क्रांति कब लाया गया था? तो लाया गया था तो 1960 और 70 के दशक में लाया गया था। किसके द्वारा? इसके जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गहन जीविका निर्वाह कृषि को प्रोत्साहित करना, या कह सकते हैं कि उत्पादन में वृद्धि करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। क्योंकि यह देखा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो भूखमरी है, और एक तरफ भूखमरी है और दूसरी तरफ खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसे हालात में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए क्या किया गया? उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया और उसको हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो इससे सामान्य के अंतर्गत इन्हीं से बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और परंपरा के अनुसार जो हम मानचित्र से संबंधित जो कार्य होता है उसको शुरुआत में ही लिख देते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप प्रमुख राज्य ही पूछता है, केवल प्रमुख राज्य पूछता है। कि जैसे चावल के विषय में पूछेगा तो ये पूछेगा कि चावल उत्पादक प्रमुख राज्य, तो उसी को मैप में लोकेट करने की आवश्यकता रहेगा। तो यहाँ पर केवल हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि चावल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं, गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं, गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं। अगर उसी तरह से बात करें कपास उत्पादक, 5वें की बात करें तो रबड़ उत्पादक, 6वें की बात करें तो पटसन उत्पादक, 7वें की बात करें तो कॉफ़ी उत्पादक, 8वें की बात करें तो चाय उत्पादक, ये 8 लगभग पूछता है। देख लेते हैं। कॉफ़ी, हाँ,
8 ही से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि चावल से पूछता है, गेहूं से पूछता है, गन्ना से पूछता है, कपास से पूछता है, रबर से पूछता है, पटसन से पूछता है, कॉफी से पूछता है और चाय से पूछता है। इससे एक मानचित्र का कार्य 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। इससे बहुविकल्पी के प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन गन्ना से बनता है। गन्ना से एक बार क्वेश्चन बनाया था, तो गन्ना के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो गन्ना देखिए रोपण कृषि का उदाहरण है। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि का उदाहरण है और इसके लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तथा अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु इसके लिए नम तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होता है, जलवायु की आवश्यकता है। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर चावल पर एक बार चावल पर भी पूछा गया है, तो चावल की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता होती है। और अगर हम वर्षा की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस से एबव वर्षा की जरूरत होता है। और अगर जलवायु की बात करें तो उसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होता है। अब हम सीधा चर्चा करते हैं कि किस राज्य में ज़्यादा उत्पादन होता है, या कहें कि प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप के अंतर्गत इसी से क्वेश्चन केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा। चावल उत्पादक की बात करें तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। यदि गेहूं उत्पादक की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि। यदि गन्ना उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। यदि कपास उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखिए कृष्णा और कावेरी की घाटी में भी होता है, या कहें कि जहां पर काली कपास मृदा पाई जाती है, यानी काली मृदा पाई जाती है, उन क्षेत्रों में भी क्या होती है, कपास की खेती होती है। तो यहां पर आदि लिख देते हैं। अगर रबर की बात करें तो रबर उत्पादक केरल, कर्नाटक, मेघालय व अंडमान व निकोबार द्वीप आदि। पटसन की बात करें तो पटसन उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उसी तरह से अगर कॉफी उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि। अगर लास्ट में चाय उत्पादन की बात करें तो आसाम, उसके बाद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक आदि। इसको ध्यान रखिएगा।
यही कारण है कि मैं 9th क्लास में आप लोगों से बार बार ये कहा कि भारत के मैप पर राज्य का सिचुएशन जानिए, राज्य क्यों, कहाँ पर कौन से राज्य है, कौन सा राज्य अवस्थित है, उसको जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब मैं इसके पीछे यानी कि अध्याय 3 के अंतर्गत जल संसाधन के अंतर्गत जो मैं बांध पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता थी। जब मैं मृदा पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी मृदा को पहचानने के लिए प्राथमिक तौर से हमें राज्य की आवश्यकता थी। तो यहाँ देखिए कि अगर हम कहें कि चौथे अध्याय के अंतर्गत जो प्रमुख फसलों की बात हो रही है, चावल की बात हो रहा है, गेहूं की बात हो रहा है, गन्ना की बात हो रहा है, कपास की बात हो रहा है, रबड़ की बात हो रहा है, पटसन की बात हो रहा है, कॉफी की बात हो रहा है या चाय की बात हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंतर्गत तो सीधा ही पूछता है कि चावल उत्पादक प्रमुख राज्य चिन्ह से दर्शित कीजिए, चिन्ह से दर्शित कीजिए। अब इस चिन्ह से प्रमुख राज्य को दर्शित करना पड़ेगा, तो इसको याद रखिएगा। यह लेसन पर विशेष रूप से हम डिस्कशन कर लेंगे, यानी कि इसके सारे टॉपिक पर हम डिस्कशन कर लेंगे, और जब मानचित्र पढ़ाना प्रारंभ करेंगे उस दौरान इसकी जरूरत पड़ेगा। अब यहां से सीधा चलते हैं इसके अंतर्गत नंबर 1 कि इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनते हैं, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। नंबर 1 कि भारत में संस्थागत कृषि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार या प्रौद्योगिकी सुधार के विषय में पूछता है, या फिर भारत पूछता है कि भारत में कृषि में क्या समस्याएं हैं, ये पूछता है। लेकिन टिप्पणी के अंतर्गत कभी कभी भारतीय कृषि पद्धति को पूछ देता है। अगर भारत में कृषि पद्धति तथा शस्य प्रारूप की बात करें, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। भारत में कृषि पद्धति की बात में किस प्रकार की कृषि पद्धति पाई जाती है, तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत की आधी आबादी से ज़्यादा कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि की बात करें तो यह प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप है। प्राथमिक, ये हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आएगा, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। यानी अगर हम बात करें तो भारत में आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा उसको जीविकोपार्जन का मुख्य यदि साधन की बात किया जाए तो वह कृषि है। कृषि अगर प्राचीन काल में अगर हम बात करें कि भारत में प्राचीन काल में परंपरागत तरीके से कृषि होती थी, यानी परंपरागत जो कृषि यंत्र थे उन्हीं को प्रयोग करके भारत में कृषि की जाती थी। लेकिन जब अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का विकास हुआ, यानी तकनीक का विकास हुआ, तो तकनीक के विकास होने के साथ ही भारत में भी कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। और इस तरह से अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने के बाद जो कृषि के क्षेत्र में सुधार किया गया, तो यहां पर भारत में 3 प्रकार की कृषि पद्धति को देखा गया। 3 प्रकार की कृषि पद्धति को देखा गया। कुछ नहीं करना है आपको, 9th क्लास में हमने कुछ पढ़ा रखे हैं और उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि, इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। कुछ राज्यों में इसको झूम कृषि के भी नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। अगर सेकेंड की बात करें, यह पहला था, सेकेंड की बात करें तो गहन जीविका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, कृषि
इसको रोपण कृषि भी कहा जाता है, इसको रोपण कृषि भी कहा जाता है, कृषि भी कहा जाता है। अब देखिए इस पर टिप्पणी कभी कभी पूछता है, लॉन्ग के अंतर्गत क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर पूछता है। अगर हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की बात करें तो इस कृषि पद्धति के अंतर्गत लोग यानी कहें तो किसान क्या करता है कि परंपरागत कृषि यंत्रों को प्रयोग करके कृषि करता है, और इसमें अत्याधुनिक जो कृषि तकनीक का विकास हुआ है इसके अंतर्गत अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत केवल और केवल परंपरागत जो प्राचीन काल में कृषि के लिए यंत्र थे उन्हीं से इसके अंतर्गत यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह के अंतर्गत कृषि की जाती है। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत लोग क्या करते हैं तो जंगलों को साफ करते हैं, साफ करने के बाद जो उसका जंगल साफ करने के बाद जो लकड़ियां झाड़ियां इकट्ठा होती है उनको जला देते हैं। जलाने के कारण ही इसको हम लोग कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, स्लेश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। जलाने के बाद जब मानसून की पहली बारिश होती है तो मानसून की पहली बारिश होने के बाद परंपरागत कृषि यंत्रों से मिट्टी की खुदाई की जाती है तथा जो अनाज के बीज होते हैं उस अनाज को बीज को बिखेर दिया जाता है तथा प्रकृति के द्वारा मानसून के अनुसार जब बारिश होता है तो उसके जो अनाज होते हैं वह क्या होते हैं, जम जाते हैं तथा फसल के रूप में उसको प्राप्त किया जाता है। इसको पैदा करने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि जो मृदा का उर्वरक क्षमता होता है यानी जो कर्तन दहन यानी कि जो झाड़ियों को जलाने के घास फूस को जलाने के चलते जो राख एकत्रित होता है उस राख के द्वारा तथा मृदा के अंतर्गत जो उर्वरक क्षमता होती है उस उर्वरक क्षमता से ही इस फसल का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि को स्थानांतरित कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक से मृदा में प्राकृतिक उर्वरकता रहता है तब तक तो कृषि की जाती है, लेकिन प्राकृतिक उर्वरकता नष्ट होने के बाद इसका क्या किया जाता है, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पुनः खेतों का निर्माण किया जाता है। और यही कारण है कि इस कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। तो इसको कुछ राज्यों में झूम खेती के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि इसको किस राज्य में झूम खेती के नाम से जाना जाता है तो भारत में उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में इस कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर गहन जीविका निर्वाह कृषि की बात करें तो गहन जीविका निर्वाह कृषि अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके गहन जीविका निर्वाह कृषि किया जाता है। इस कृषि का उद्देश्य क्या है? गहन जीविका निर्वाह कृषि का उद्देश्य है जनसंख्या का पेट भरना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्न में मांग उत्पन्न होता है और मांग के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए हमको उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गहन जीविका निर्वाह कृषि प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक कृषि यंत्रों, कृषि तकनीकों, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों, पीड़कनाशी, तमाम तरह के तकनीक का इस्तेमाल करके इसको कृषि उत्पादन किया जाता है। इस कृषि को यानी गहन कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 1960 और 70 के दशक में पैकेजिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या किया गया कि हरित क्रांति लाया गया। अभी हमने इस पर चर्चा किया कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। और देखा गया कि जब हरित क्रांति आया तो गहन कृषि के अंतर्गत अत्यधिक उत्पादन देखा गया। हालांकि प्रत्येक राज्यों में इसका प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन कुछ राज्यों में इसका प्रभाव देखा गया। लेकिन गहन कृषि का एक नुकसान यह है या हानि हम कह सकते हैं कि गहन कृषि का नुकसान यह है कि इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट होती है, मृदा निम्नीकृत होती है तथा मृदा में निछालन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे मृदा में उर्वरकता की क्षमता कम हो जाती है। यानी इसके ये क्या हैं, हानिकारक प्रभाव हैं। अगर हम वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत
उन फसलों को उत्पादित किया जाता है जो उद्योग धंधों को सप्लाई किया जाता है। इस कृषि को ही हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो भी फसलें उत्पादित होती हैं वह उद्योग धंधों को सप्लाई कर दिया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत भी गहन कृषि की तरह उन्नत किस्म के बीजों को इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक कृषि यंत्रों को इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक खादों को इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई के साधनों को इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशी का इस्तेमाल किया जाता है, पीड़कनाशी का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी को इस्तेमाल करके अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इसको एकल फसल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत यदि बात करें तो गन्ना की बात करें, केला की बात करें, चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, चाहे रबड़ की बात करें, इस प्रकार की फसलों का एकल फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि एक बार फसलें बो दी जाती हैं और उसके बाद वर्ष भर यह फसलें एक ही खेत में बोई रहती है। यहाँ पर गहन कृषि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि गहन कृषि के अंतर्गत कई प्रकार की फसलें बोई जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत एकल कृषि फसल बोया जाता है। इससे बहुविकल्पी के प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से, या कोई भी नाम दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है। तो गन्ना की बात करें, केला, अन्य भी है, लेकिन जो किताब के अंतर्गत उदाहरण दिया गया है इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछता है। तो गन्ना की बात करें, चाहे केला की बात करें, चाहे चाय की बात करें, चाहे कॉफ़ी की बात करें, चाहे रबड़ की बात करें, ये सारी की सारी रोपण कृषि के फसल हैं। अब इसके अंतर्गत यह कृषि पद्धति के अलावा इसके अंतर्गत सस्य प्रारूप पूछता है, कृषि का सस्य प्रारूप पूछता है। इससे लगभग टिप्पणी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है, या चाहे लघु उत्तरी के अंतर्गत इससे क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत अभी तक प्रवृत्ति देखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो यहाँ पर कृषि का प्रारूप कह सकते हैं, कृषि का प्रारूप कह सकते हैं, या इसी को सस्य प्रारूप कहा जाता है। सस्य प्रारूप कहा जाता है, यानी कि भारत में किस प्रकार की कृषि होती है। तो हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3 मौसम पाए जाते हैं। अगर ग्रीष्म की बात करें, चाहे वर्षा ऋतु की बात करें, चाहे शीत ऋतु की बात करें, और इन्हीं 3 मौसम के अनुसार जलवायु, यहाँ पर जो जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसी प्रकार के यहाँ पर फसलों का प्रारूप पाया जाता है। अगर हम बात करें तो भारत में 3 प्रकार के फसल प्रारूप पाए जाते हैं। नंबर 1 खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। अब देखिए, हमने कहा ना शुरुआत में ही, इसीलिए कहा कि देखिए आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, किसान के घर से आते हैं, और ऐसे में इन सब चीज़ों के विषय में जानते हैं। अब हम कहें कि गहन जीविका निर्वाह कृषि के विषय में तो आप जानते ही हैं, जो आप लोगों के क्षेत्रों में कृषि हो रहा है वह गहन कृषि जीविका निर्वाह कृषि है। जो झूम खेती है, चाहे प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती की बात करें, कर्तन दहन कृषि की बात करें, चाहे स्थानांतरित कृषि की बात करें, या कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों में होता है, हम लोगों के क्षेत्रों में नहीं होता है। जैसे कि झूम खेती के विषय में हमने बताया कि झूम खेती किस राज्य में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, तो हम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हर जगह यह झूम खेती नहीं होती है, हर जगह गहन जीविका निर्वाह कृषि होता है। तो यह समझने वाली चीज़ है, एक बार समझ जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसी तरह से अगर खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल, रबी फसल तथा यहां पर है जायद की फसल। अब इससे न तो लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछता है, न तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो केवल और केवल बहुविकल्पी पूछता है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूछता है। और मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, खरीफ की फसल कब बोया जाता है, तो जब मानसून का आगमन होता है।
तो मानसून का आगमन कब होता है? 14 जून से हम लोगों के भारत में मानसून के अगर आगमन की बात करें तो 14 जून से होता है। तो इस प्रकार की यानी कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून तथा जुलाई में होता है, जुलाई में होता है। और इसको कब काटा जाता है? तो इसको सितंबर और अक्टूबर में काटा जाता है। इससे भी बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनते हैं, सितंबर और अक्टूबर में काटा जाता है। अगर इसकी बात करें तो यह जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? तो चावल की बात करें, चावल की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, ज्वार बाजरा, मक्का की बात करें, सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन की बात करें, अरहर की बात करें, अरहर, इसको किताब में तूर लिखा होगा, तूर आदि। मूंग भी इसी प्रकार की है, मूंग जो दलहनी फसल के अंतर्गत आ जाता है। ये सब क्या है? चावल की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, मक्का, सोयाबीन, चाहे अरहर तूर की बात करें, चाहे मूंग की बात करें, या फिर जूट को भी रख लेते हैं। जूट भी क्या है? जूट, कपास, कपास, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। तो बस केवल उदाहरण याद रखिए और यह याद रखिए कि यह कब बोया जाता है। तो यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के क्षेत्र में भी कृषि होता है, और कृषि जब होता है तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। इसके अंतर्गत अगर मुख्य रूप से अगर उदाहरण भी याद रखना है तो जूट को याद रखिए, अरहर यानी तूर को याद रखिए, और सोयाबीन को याद रखिए। सोयाबीन, जूट तथा कपास, ये तीन जो उदाहरण होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यह जब प्रश्न पूछता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रबी की फसल की बात करें तो रबी फसल कब बोया जाता है? नंबर 1, तो जब मानसून चला जाता है तब। और ये देखिए अक्टूबर तक तो खेत फंसा है, तो हम उसमें दूसरा कृषि कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो कब? तो नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? तो अप्रैल और मई में काटा जाता है। इसके अंतर्गत यदि बात करें कि कौन कौन सी फसल होती है, तो इसके अंतर्गत जैसे अगर हम कहें आलू की बात करें, गेहूं की बात करें, दलहनी फसलों में अगर बात करें तो चना की बात करें, मटर की बात करें, ये क्या हैं? ये सारी की सारी रबी फसल के उदाहरण हैं। अन्य भी जो फसलें हैं ये उदाहरण के रूप में इसी रबी फसल से भी पूछता है, तो उदाहरण के रूप में भी पूछता है। चाहे आलू गेहूं की बात करें, चना की बात करें, यानी जितने भी दलहनी फसलें हैं, अरहर को और ये मूंग को छोड़ करके। हालांकि अब तो उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जीन क्रांति आ चुकी है। और जीन क्रांति आने के कारण यह क्या हो रहा है कि प्रत्येक मौसम में उत्पादन योग्य बीजों का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए मूंग की बात करें, गर्मी के दिन में भी बोया जा रहा है, यानी कि जायद की फसल के साथ में बोया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, याद नहीं आ रहा है, कभी याद आ जाएगा तो बोल देंगे। तो जायद की फसल के साथ बोया जा रहा है। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी फसलें हैं, जैसे अगर ज्वार की बात करें, मक्का की बात करें, तो यह क्या हो रहा है, यह ज्वार और बाजरा भी जायद की फसल के साथ बोया जा रहा है। तो यह मतलब नहीं है कि जो भारत का शस्य प्रारूप है उसके अतिरिक्त उसके अनुसार है, बल्कि जो हमारे भारत में कृषि अनुसंधान किया गया और कृषि अनुसंधान के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण किया गया, तो वह बीज क्या हैं, हर मौसम के योग्य बनाया जा रहा है, ताकि खेत खाली न रहे, गहन कृषि हो सके तथा खाद्यान्न में अत्यधिक उत्पादन कर सके। तो इसके अंतर्गत ये होता है। जायद की फसल कब बोया जाता है? तो ग्रीष्म काल में बोया जाता है। यानी देखिए ये अप्रैल और मई तक तो ये खेत फंसा रहेगा। यहाँ पर अब सितंबर और अक्टूबर तक फंसा था, तो हम लोग नवंबर और दिसंबर में रबी की फसल बो दिए। जब अप्रैल और मई तक खेत फंसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मई और जून यानी कि जब ग्रीष्म काल प्रारंभ होगा तो ग्रीष्म काल के अंतर्गत जायद की फसल बोई जाती है।
अगर जायद की फसल की बात करें तो महत्वपूर्ण क्या होता है, तो मैक्सिमम अगर तरबूज की बात करें, खरबूज की बात करें, खीरा की बात करें, ककड़ी की बात करें या सब्जी की बात करें, तमाम तरह की जो सब्जियां होती हैं वो ग्रीष्मकाल में बोई जाती हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, वह ग्रीष्मकाल में बोई जाने वाली फसलें हैं और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जायद फसल के नाम से जानते हैं। तो इससे हमने कहा ना कि बहुविकल्पी के क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत नहीं पूछता है। तो एक बार पुनः, जायद की फसल कब बोई जाती है, तो ग्रीष्मकाल में बोया जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी या सब्जी की बात करें, इसके अंतर्गत फसलें हैं। अगर रबी फसल की बात करें तो यह नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है तथा अप्रैल और मई में इसको काट लिया जाता है। गेहूं की बात करें, चना की बात करें, मटर की बात करें या तमाम तरह की दलहनी फसलों की बात करें, सरसों की बात करें, अलसी की बात करें, सरसों और अलसी जो तिलहन की फसल है इसको भी लिख देते हैं, सरसों, अलसी, ये क्या हैं, ये सब के सब रबी फसल के उदाहरण हैं। अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो यह कब बोया जाता है, तो मानसून के आगमन के साथ ही बोया जाता है, जून और जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। अगर इसकी बात करें, इस फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर जिसको तूर भी बोला जाता है, कपास की बात करें, ये क्या हैं, ये जूट भी इसी के अंतर्गत था, जूट और सोयाबीन, ये सब क्या हैं, खरीफ की फसल हैं। तो इस तरह से यह भारत में जो कृषि का प्रारूप पाया जाता है, यही कृषि का प्रारूप है। यानी कि 3 प्रकार के कृषि प्रारूप पाए जाते हैं, खरीफ की फसल पाई जाती है, रबी की फसल पाई जाता है और जायद की फसल पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर भारत में कृषि पद्धति की बात करें तो भारत में 3 प्रकार की कृषि पद्धति पाई जाती है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि, जिसको हम लोग रोपण कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर एक और चीज और है कि भारत सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए या कहें कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के सुधार किए हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और जबकि भारत के समक्ष अगर चुनौतियों की बात करें तो तमाम तरह की चुनौतियां भारत के समक्ष मौजूद थी। गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भूखमरी की बात करें, ये सारी समस्याएं भारत के समक्ष थीं। ऐसे हालात में आवश्यकता किस बात की थी, तो ऐसे हालात में आवश्यकता था कि भारत कृषि क्षेत्र में, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस क्षेत्रों में जो तकनीक का विकास हो रहा है तो तकनीक का प्रयोग करें तथा तमाम तरह के जो कृषि से संबंधित सुधार हैं उस कृषि से संबंधित सुधार लागू करें ताकि हम कृषि के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें तथा भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें। अब इसके अंतर्गत जो भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो सुधार किया वह 2 प्रकार के सुधार किए। नंबर 1 की बात करें, सुधार की अगर बात करें तो 2 प्रकार के सुधार किए, संस्थागत सुधार तथा प्रौद्योगिकी सुधार। संस्थागत सुधार नंबर 1 तथा नंबर 2 प्रौद्योगिकी सुधार। प्रौद्योगिकी सुधार। अब संस्थागत सुधार के अंतर्गत क्या किया गया, तो संस्थागत सुधार के अंतर्गत यह किया गया कि देखा गया कि जो प्राचीन काल में जो जमींदारी प्रथा है तो वहां पर देखा गया कि जो जमींदार लोग हैं वास्तव में कृषि नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वह भूमि को बटाई पर चाहे मालगुजारी पर दे देते हैं तथा उस पर जो मेन जो काश्तकार हैं, जो खेती करने वाले हैं, वह मालगुजारी पर खेत लेकर कृषि करते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, नंबर 1 संस्थागत सुधार में काम किया कि जमींदारी प्रथा को उन्मूलित कर दिया। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के अंतर्गत यह देखा गया कि छोटे छोटे कृषि भूमि होने के कारण मृदा की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ रहा था। इसीलिए उसने क्या किया कि कहीं पर छोटा छोटा लैंड का टुकड़ा है उसको एक जगह कलेक्ट करने के लिए चकबंदी से संबंधित कानून बनाया।
चकबंदी चकबंदी से संबंधित कानून बनाया। अगर नंबर 3 की बात करें, एक मिनट, नंबर 3 की बात करें, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर मानसूनी जलवायु बहुत बेहतर होती थी और वहां पर वार्षिक वर्षा ज्यादा होता था, तो वहां पर खेत तो सिंचित हो जाते थे, लेकिन जो शुष्क क्षेत्र था, अर्ध शुष्क क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन न होने के कारण वहां पर गहन कृषि नहीं हो पाती थी। ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने असिंचित क्षेत्रों में कृषि की सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, ये संस्थागत सुधार है। अगर नेक्स्ट के अंतर्गत बात करें तो भारत में गरीबी पाई जाती है और जो भारतीय किसान हैं वास्तव में वो आज भी गरीब ही हैं। इसीलिए भारत सरकार ने कृषि कार्यों में दिक्कत ना आए, जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं ये पालमपुर गांव की कहानी, और उसमें एक सविता नामक महिला की हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि वो क्या करती है कि एक जमींदार से सूद पर पैसा लेती है। जमींदार का यह कहना है कि हम 8% सूद लेंगे और क्या करना पड़ेगा कि हमारे खेतों में काम करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि वह अपने खेतों में फसल कैसे लगाएगी, वह ब्याज कैसे चुकता करेगी, जब जिससे कर्ज ली है, कर्ज उसी के खेत में जब जाकर के काम करेगी तो वह अपने खेतों में काम नहीं कर सकती है। तो ऐसे में भारत सरकार ने किसान को सक्षम बनाने के लिए उसने कई कार्य किया। तो नंबर 1 में काम किया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को बैंक से ऋण, सस्ते ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। अगर हम 5वें की बात करें तो 5वें के अंतर्गत उसने क्या किया कि किसानों को आपदा से सुरक्षा देने के लिए तमाम तरह के प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, तो देखिए प्राकृतिक आपदा में उद्योग को कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे सर्वाधिक नुकसान किसको होता है, तो सर्वाधिक नुकसान किसान को होता है, क्योंकि अभी बाढ़ आ जाएगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, अभी सूखा पड़ जाएगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वह प्राकृतिक आपदा से कौन त्रस्त होता है, तो किसान त्रस्त होता है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने क्या किया कि किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए उसने आपदा से सुरक्षा देने के लिए उसने किसान बीमा योजना प्रारंभ किया। किसान बीमा योजना प्रारंभ किया। यह कब प्रारंभ किया गया था, तो 2016 में किया गया था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 6 की बात करें, संस्थागत सुधार के अंतर्गत, तो हम जानते हैं कि हमारे भारतीय किसान क्या हैं, गरीब हैं, और यही कारण है कि जो अत्याधुनिक कृषि यंत्र हैं वह क्या हैं, महंगे हैं। तो जब गरीब किसान हैं और महंगे कृषि यंत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसान महंगे आधुनिक कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सब्सिडी देना प्रारंभ किया, सब्सिडी देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, अगर 7 की बात करें तो किसानों को सम्मानित करने के लिए, या किसान देखा गया था कि किसान क्या कर रहे हैं, 21वीं सदी में कृषि कार्यों से अलग हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कृषि से ज़्यादा फायदा नहीं होता था। तो सरकार ने क्या किया कि 1 दिसंबर सन 2018 को किसान सम्मान निधि योजना को
प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट की बात करें किसान सम्मान निधि योजना की, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो किसान पैदा करता है उसका उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। व्यापारी क्या होता है, बिचौलिया होता है। जब फसलें पैदा हो जाती हैं तो फसल पैदा होने के बाद पता चलता है कि किसान का माल खरीदने वाला, उचित दर पर किसान का माल खरीदने वाला कोई नहीं रहता है। ऐसे हालात में भारत सरकार ने दो काम किया। नंबर 1 की अगर बात करें तो भारत सरकार ने 1965 में एफसीआई का गठन किया। 1965 में एफसीआई का गठन किया। एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया। यह काम क्या करता है, यह काम करता है एमएसपी रेट पर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थित मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदता है तथा उसे भंडारित करता है। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंतर्गत देखा गया कि किसानों को कृषि फसल को बोने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है, और यही कारण है कि भारत सरकार क्या करती है, प्रत्येक फसली वर्ष प्रारंभ होने से पहले, यानी जब फसल बोना रहता है, अभी हमने भारत में फसल का प्रारूप देखा तो फसल का जो फसल का प्रारूप देखा तो खरीफ की फसल की बात करें, रबी की फसल की बात करें, जायद की फसल की बात करें, तो भारत सरकार क्या करती है कि किसानों को विशेष प्रकार के अनाज बोने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वह क्या करती है कि जो ही फसल का प्रारूप प्रारंभ होता है या फसल वर्ष प्रारंभ होता है तो इसका एमएसपी रेट यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य घोषित कर देती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंतर्गत तमाम तरह के, अगर हम भारत में बात करें तो 1905 में ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया। हालांकि यह ब्रिटिश के द्वारा किया गया और 1970 में इसको राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया। और भारत में जितने भी कृषि अनुसंधान करने वाले संस्थान है इसी के अंतर्गत कार्य करती हैं। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली में अवस्थित, यानी कहने का अर्थ है कि भारत सरकार कृषि में आधुनिक तकनीक का अनुसंधान करने के लिए, जैसे बीज की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, कीटनाशकों की बात करें, तमाम तरह के अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि संस्थान की स्थापना किया गया। तो ये हैं आपके संस्थागत सुधार। अगर तकनीकी सुधार की बात करें, हमने कहा ना कि ये लेसन बहुत छोटा है, बस आपको समझने की आवश्यकता है और ये सब चीज़ें आपको अपने साइड में यानी कि देहात साइड में देखने को मिलता है। हम प्रौद्योगिकी सुधार की बात करें, प्रौद्योगिकी सुधार की बात करें तो प्रौद्योगिकी सुधार के अंतर्गत नंबर 1 की अगर बात करें तो भारत सरकार क्या की है कि भारत सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना, इसकी चर्चा हमने संस्थागत सुधार के अंतर्गत भी किया गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया और इसके अंतर्गत पूरे भारत में कृषि से संबंधित अनुसंधान करने के लिए तमाम तरह के परिषदों का गठन किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो कृषि अनुसंधान केंद्रों के द्वारा क्या किया जाता है कि जितने भी प्रकार की फसलें हैं उनके फसलों को उन्नत किस्म की फसलों के लिए अनुसंधान करती है, यानी कि भारतीय जलवायु के अनुसार, भारतीय मिट्टी के अनुसार किस प्रकार की फसलों को उत्पादित किया जाए जो कि भारतीय मौसम के अनुसार, भारतीय जलवायु के अनुसार वह उत्पादित भी हो तथा मैक्सिमम उत्पादन भी हो। इसके लिए क्या करती है, वो तमाम तरह की अनुसंधान कार्य करती है और उसके लिए जीन क्रांति लाया गया और जीन क्रांति के अंतर्गत क्या किया जाता है, तमाम तरह के फसलों को
जीन के द्वारा यानी कि स्थानांतरित करके, ये जीन डीएनए वाला जीन है, तो स्थानांतरित करके उसको ऐसे फसलों में तब्दील किया जाता है जो कि अत्यधिक उत्पादन दे सके। तो यह जीन क्रांति के अंतर्गत लाया गया। तीसरे की बात करें तो भारत सरकार जो कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित की है, तो भारत सरकार ने भारत के अंतर्गत तमाम तरह के कृषि अनुसंधान से संबंधित संस्थाओं को स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का, पीड़कनाशी का अनुसंधान किया जाता है और अनुसंधान करने के बाद वह किसानों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसके फसल कीटों से नुकसान ना हो, और जो पीड़कनाशी हैं यानी कि खरपतवार नाशी हैं, उससे खरपतवार को नाश किया जाए ताकि उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो भारत सरकार क्या कर रही है कि भारत सरकार कृषि से संबंधित बीजों की जानकारी हो, रासायनिक खादों की जानकारी हो, विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म के फसलों के विषय में जानकारी हो, तो कैसे बोया जाएगा, कैसे रख रखाव किया जाएगा, उसके तमाम तरह के रोग के विषय में आज क्या कर रही है, न केवल अनुसंधान कर रही है बल्कि किसानों को सूचना के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से तमाम तरह की सूचनाएं उपलब्ध करा रही है। अगर हम बात करें मौसम से संबंधित जानकारी, आज रेडियो की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, चाहे आज तो मोबाइल फ़ोन के अनुसार देखा जा रहा है कि तमाम मौसम से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करा रही है। और इस तरह से भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी सुधार करके भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया है ताकि कृषि में मैक्सिमम उत्पादन किया जा सके। एक इसके अंतर्गत और चीज़ छूटता है, इसको भी समाप्त कर देते हैं। ये है कि भारतीय कृषि की समस्या। अब भारत में जो आधुनिक कृषि हो रहा है, तो हम जानते हैं कि अभी हमने चर्चा किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और जो भारत के लोग हैं, भारत का जीविकोपार्जन का मुख्य जो क्रियाकलाप है वह क्या है, कृषि है। और यही कारण है कि 1960 और 70 के दशक में गहन जीविका निर्वाह कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए हरित क्रांति को लाया गया। लेकिन इसके अंतर्गत, हरित क्रांति के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया, सिंचाई के साधन का इस्तेमाल किया, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, कीटनाशी का इस्तेमाल किया, पीड़कनाशी का इस्तेमाल किया, और तमाम तरह के ये चीज़ों को इस्तेमाल करके मैक्सिमम उत्पादन करने की कोशिश किया। वहाँ पर भी हमने बताया कि गहन जीविका निर्वाह कृषि के कारण आज भारत में कृषि से संबंधित तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वह समस्याएं किस प्रकार की समस्याएं हैं, तो अगर हम बात करें मृदा अपरदन की बात करें, नंबर 1 की बात करें, मृदा अपरदन की बात करें, जो गहन जीविका निर्माण हो रहा है या निछालन इसको कह सकते हैं, निछालन, लिंचिंग कहा जाता है, निछालन की बात करें, जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है उसके अंतर्गत देखा गया कि जो भारत में कृषि का प्रारूप है तथा जीन क्रांति के द्वारा ऐसे फसलों को लाया गया, ऐसे फसलों के बीज को लाया गया जो प्रत्येक प्रकार के मौसम में उत्पादित किए जाते हैं। जैसे अगर हम खरीफ फसल के अंतर्गत मूंग की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, मक्का की बात करें, ये क्या होते हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। लेकिन यह देखा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में भी इसको बोया जा रहा है। यानी इससे क्या हो रहा है, जो हमारा शस्य प्रारूप है, शस्य प्रारूप के अंतर्गत बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का परिणाम क्या हो रहा है कि हम मृदा को बार बार उपयोग कर रहे हैं, मृदा को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे बार बार जुताई और बुआई करने के कारण मृदा में अपरदन हो रहा है, निछालन की प्रक्रिया हो रही है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सिंचाई की बात करें, तो इसके अंतर्गत निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि निम्नीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि हम गहन जीविका निर्वाह के अंतर्गत देख रहे थे कि जो असिंचित क्षेत्र है, अनसिंचित क्षेत्रों में भारत सरकार ने संस्थागत सुधार करते हुए सिंचाई के साधन लगाए, जैसे नहरों का विकास किया, नलकूप लगाए,
तमाम कुआं, तालाब की आदि के द्वारा क्या किया गया, सिंचाई के साधनों का व्यवस्था किया गया, और जिसके चलते जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई के साधन लगा करके उससे से अधिक उत्पादन किया गया। लेकिन ज़्यादा सिंचाई करने के कारण मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ता चला जाता है, और लवणता की मात्रा जब बढ़ता चला जाता है तो भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। आज पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर जो भूमि निम्नीकरण की मुख्य समस्या है किसके कारण हो रहा है, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण हो रहा है, अत्यधिक सिंचाई के कारण हो रहा है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है क्या है, तो तीसरा यह है कि भारत में अत्यधिक कृषि उत्पादन को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया, कीटनाशी का इस्तेमाल किया गया, जिसका दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि हमारी मृदा क्या हो रही है, मृदा की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है, और मृदा की उर्वरक क्षमता नष्ट होने के कारण देखा जा रहा है कि जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि बढ़ रही है, क्योंकि जब मृदा की उर्वरक क्षमता रह ही नहीं जाएगा, तमाम तरह के रासायनिक खादों का मैक्सिमम हम जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, मृदा बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। आज बंजर भूमि, भारत में जो बंजर भूमि, पहले जो बंजर भूमि थी उसको क्या किया गया, उसको कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया गया, और आज यह देखा जा रहा है कि रासायनिक खादों के प्रयोग करने के कारण मृदा बंजरीकरण हो रही है। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रहा है, यानी कि मृदा क्या हो रही है, बंजरीकरण हो रही है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमने अभी बताया कि भारत क्या है, एक गरीब देश है। जो भारत के किसान हैं वास्तव में गरीब हैं, तो जो गरीब है तो उसके साथ समस्या यह उत्पन्न हो रहा है कि भारत के जो गरीब किसान हैं वह जो आधुनिक कृषि यंत्र आ रहा है, हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने पर सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन सभी किसान उस सब्सिडी को ले नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं महंगे होने के कारण छोटे जो किसान हैं, मझोले किसान हैं, जो आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद नहीं पाते हैं, यह एक समस्या है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पांचवें की बात करें तो हमारे भारत में चकबंदी तो लाया गया, चकबंदी कानून बनाया गया, और जिसके अनुसार जो छोटे छोटे चक हैं उसको क्या किया गया, एक जगह कलेक्ट करके एक बड़ा चक बनाने की कोशिश किया गया। चकबंदी का यही उद्देश्य भी है। तो जो बड़ा चक बनाने का कोशिश तो किया गया, लेकिन इसके अंतर्गत देखा जा रहा है कि जैसे भाई भाई में बंटवारा हो रहा है। जो हमारे भारत का जो प्राचीन जो हमारी एक संस्कृति थी, संयुक्त परिवार, अब संयुक्त परिवार नाम की संस्था टूट चुकी है। अब संयुक्त परिवार नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, क्योंकि सारे लोग क्या हो गए हैं, बट गए हैं। तो भाई जब हम लोग आपस में बटेंगे तो खेत भी क्या हो जाएगा, आपस में बट जाएगा। इसके चलते छोटे छोटे जोत होने के कारण कृषि उत्पादन में क्या हो रही है, कमी उत्पन्न हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है और छठवां है और लास्ट है। देखा जा रहा है कि भारत ने क्या किया है कि भारत सरकार ने भंडारण की क्षमता को रखा है। भंडारण करने के लिए एफसीआई को 1965 में भी स्थापित किया गया। एफसीआई क्या करती है कि किसानों से अनाज खरीदती है, और अनाज खरीदने के बाद वह उसे भंडारित करती है। लेकिन भारत सरकार के पास गोडाउन का अभी अभाव है, यानी कि भारत में जितना उत्पादन हो रहा है, भारतीय किसान जितना उत्पादित कर रहे हैं उनको भंडारित करने की सुविधा नहीं है। और यही कारण है कि प्रत्येक राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा उचित मूल्य पर या कहें एमएसपी रेट पर खरीदारी नहीं किया जा रहा है। यह भी एक समस्या है, क्योंकि किसानों को इससे क्या करना पड़ रहा है, किसानों को इससे यह समस्या है कि वह बिचौलियों यानी कि व्यापारियों को अपने कृषि उपज को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान हो जाता है। इसके अंतर्गत एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा देने के लिए क्या प्रबंध किया गया है, यानी यह भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। इस पर 2-4-5 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर इसकी बात करें तो भारत में अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो हम जानते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया, और सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का प्रबंध भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग 9th क्लास में भी खाद्य सुरक्षा को हम लोगों ने कुछ हद तक पढ़ा था कि भारत सरकार क्या करती है। भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से
एफसीआई जो अभी हमने बताया कि भारतीय खाद्य निगम को 1965 में ही स्थापित किया और भारतीय खाद्य निगम को के माध्यम से वह क्या करती है, उचित मूल्य पर या न्यूनतम समर्थित मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदवाती है और उसे भंडारित करती है तथा पीडीएस की दुकानों यानी कि ये पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को क्या किया गया, गांव गांव स्थापित किया गया और इसके माध्यम से जो गरीब हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, जो इन लोगों को सस्ते दर पर यानी उसी कीमत को हम लोग निर्गम कीमत करते हैं। 9th क्लास में इसको पढ़ा गया कि बफर स्टॉक क्या है, निर्गम कीमत क्या है, एमएसपी क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ा गया। तो भारत सरकार ने क्या किया गया, पहले नंबर की राशनिंग कार्य करना प्रारंभ किया। तो अगर राशनिंग की बात किया जाए तो भारत में राशनिंग की शुरुआत कब किया गया, इसको देख लेते हैं। भारत में अगर राशनिंग की शुरुआत करने की बात करें तो 1940 ईस्वी में तब किया गया जब बंगाल में अकाल पड़ा था। हालांकि कह सकते हैं कि उस समय भारत सरकार नहीं थी बल्कि ब्रिटिश भारत था। तो ब्रिटिश भारत के द्वारा 1940 में ही बंगाल अकाल के समय राशनिंग योजना लागू की गई। और जब विश्व युद्ध चल रहा था 1 जनवरी सन 1945 को ही 1 जनवरी 1945 को ही जब विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय उसने क्या किया, 1 जनवरी 1945 को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित किया। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम लोग पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, इसकी स्थापना यदि बात करें तो यह विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटिश भारत के द्वारा 1 जनवरी 1945 को किया गया। अगर हम बात करें तो 1947 में जो आज वर्तमान राशनिंग प्रणाली लागू है तो उसकी शुरुआत कब किया गया, तो 1947 में किया गया। लेकिन बावजूद इसमें अगर कहें तो आधुनिक रूप से सुधार की यदि बात करें तो 1970 के दशक में किया गया, 1970 के दशक में किया गया। लेकिन आज जो वर्तमान समय में जो बीपीएल सूची की बात किया जाए, एपीएल सूची की बात किया जाए तो भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार गरीबों को खास सुरक्षा देने के लिए उनको 2 भागों में बांट दिया है, एपीएल और बीपीएल। ये 9th क्लास में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, वहाँ से थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिएगा। यही कारण है कि लंबा टाइम होने के बावजूद भी मैं इस पर सोचा कि इस पर थोड़ा सा बोल देते हैं, आप लोग का माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और उसको लिख लेंगे। तो जो भारत सरकार के द्वारा जो क्या किया गया, एपीएल और बीपीएल सूची बनाया गया, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल और बीपीएल सूची बनाया गया। और एपीएल और बीपीएल सूची बना करके लोगों को कौन से लोग राशन के लिए पात्र हैं और कौन से लोग राशन के लिए पात्र नहीं है इसमें विभाजित कर दिया गया। और विभाजित करके सभी लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन देने का प्रबंध किया गया है। तथा प्रत्येक गांव में जितने भी ग्राम सभा हैं उन ग्राम सभा के एक गांव में भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें स्थापित की गई हैं, यानी कि पीडीएस की दुकान स्थापित किया गया है। और जहां पर सस्ते दर पर यानी कि एफसीआई जो न्यूनतम समर्थित मूल्य पर अनाज खरीदती है, उसका बफर स्टॉक बनाती है, उसकी निर्गम कीमत पर वह किसानों को गरीबों को क्या कर रही है, बेरोजगारों को क्या कर रही है, भूखमरी के शिकार लोगों को क्या कर रही है, सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास की रही। लेकिन इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कब हुआ, जब 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी पहले से तो यह व्यवस्था थी लेकिन यह कानून नहीं था। तो भारत सरकार ने क्या किया कि 2013 में इसे यानी कि खाद्य सुरक्षा को कानूनी बना दिया। यानी अब क्या है, पहले एक योजना के माध्यम से लागू होता था लेकिन अब क्या हो रहा है, एक कानून के माध्यम से, यानी कि सरकार बाध्य है। हालांकि जब
हम जानते हैं कि कोरोना, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं उस संबंध में, जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो कोरोना काल प्रारंभ होने के बाद से भारत सरकार प्रत्येक एपीएल और बीपीएल सूची के अंतर्गत रहने वाले लोगों को, यानी कि अब सभी लोगों को क्या कर रही है, मुफ्त अनाज का वितरण कर रही है, मुफ्त अनाज का वितरण कर रही है। हालांकि मुफ्त अनाज का वितरण की जो किया तो जा रहा है, उससे जनता खुश भी है, लेकिन यह क्या हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है, जिससे भारत का जिस गति से विकास होना चाहिए, जिस संस्थागत या प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात किया जाए, उन क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार होना चाहिए था, उतना सुधार नहीं हो रहा है। और भारत सरकार क्या कर रही है, मुफ्त में लोगों को, चाहे एपीएल सूची के अंतर्गत हो, चाहे बीपीएल सूची के अंतर्गत हो, उसको मुफ्त में अनाज वितरण का कार्य कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार आज क्या कर रही है, सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो इस तरह से यह लेसन में जो भी डिस्कशन करने वाला टॉपिक था उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट भाग के अंतर्गत ये भाग 1 होगा और भाग 2 के अंतर्गत हम लोग मिलते हैं, तो इससे संबंधित जो मानचित्र का कार्य है उसको देखेंगे। थैंक यू।